अगर आपका भी बचपन उस सुहाने 90s के दौरान गुजरा था, आई एम प्रिटी श्योर स्कूबी डू आपको काफी अच्छे से याद होगा। हर एपिसोड में हम चल पड़ते फ्रेड, डैफ्नी, वेल्मा, शैगी और स्कूबी के साथ हॉन्टेड म्यूजियम्स में, खुफिया हवेलियों में मॉन्स्टर्स की तलाश करने हमारे मैजिक मिस्ट्री वैन में बैठकर। स्कूबी डू के पहले और बाद कितने सारे शोज आए और चले भी गए, मगर आज तक ऐसा कोई भी किड शो इतने सारे जनरेशन्स को एक साथ टच नहीं कर पाया है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि स्कूबी डू का पहला एपिसोड 1969 में बना था? जी हाँ, हम टीवी पे 30 साल पुराना शो देख रहे थे। बाबा रे! उस टाइम से लेकर आज तक स्कूबी डू ने तरह तरह के रूप ले लिए, कभी नए कैरेक्टर्स को लाकर, कभी अपने एनिमेशन स्टाइल्स में एक्सपेरिमेंटेशन करके, कभी मूवी बनके और कभी कोई कॉमिक बुक बनके। इनफैक्ट शायद आपको पता ही होगा, जस्ट इसी साल वेल्मा पर एक मूवी बनने वाली है जिसमें वेल्मा को एक इंडियन गर्ल जैसा पोर्ट्रेट किया जाएगा। तो लास्ट वीक की बात है, मैं सोचने लगा कि कैसे एक पुराना शो आज तक हमारे दिलो दिमाग में बैठा है। ऐसा क्या है इस शो में कि ये हमें बचपन से इतना ज्यादा अच्छा लगता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा स्कूबी डू का जन्म कैसे हुआ था और किन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के दौरान हुआ था। 1960s और 70s में अमेरिका में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था। अमेरिका में वियतनाम वॉर के खिलाफ एक काउंटर कल्चर मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था। Young people would protest against America's involvement in the war while promoting peace, love and psychedelics. And उस दौरान लोगों का हिंदुइज्म के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1966 में इस्कॉन का फाउंडेशन हुआ था न्यूयॉर्क में, और ये वही समय था जब स्टीव जॉब्स उत्तराखंड आए थे नीम करोली बाबा से मिलने। Around 2 years before he founded Apple, as did Beatles, जिन्होंने ऋषिकेश की वादियों में रहकर इंडिया वेस्ट का एक फ्यूजन जैसा जॉनरा एक्सप्लोर किया था। प्रिंसिपली काउंटर कल्चर मूवमेंट एक जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट थी, एक फ्री लिबरेटेड यूथ जो एक नए समय को रिप्रेजेंट करती थी वर्सेस उनके ट्रेडिशनल क्रिश्चियन पेरेंट्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर देखा था। वियतनाम के वॉर और रशिया के साथ कोल्ड वॉर ने अमेरिका को झंझोड़ के रख दिया था, और तभी रशिया के साथ यूएस का स्पेस रेस भी चालू हो गया था। देयरफॉर उस समय स्पेस थीम के कई सारे कार्टून्स पॉपुलर हुए थे। कोल्ड वॉर में लोगों को ये एंजाइटी भी रहती थी कि सारे तरफ उनके रशियन स्पाइज मौजूद होंगे। देयरफॉर उस समय में काफी सारे डिटेक्टिव और क्राइम बेस्ड शोज भी पॉपुलर हो गए थे। हैना और बारबरा को जब फीडबैक मिला कि उनके पुराने शोज काफी घिसे पिटे लगने लगे थे लोगों को, उन्होंने एक नया शो का प्लान किया जिसमें इतने ज्यादा एक्सप्लोजन्स और विजुअल इफेक्ट्स ना हो, बट एक सटल सा हॉरर हो कंबाइंड विद ह्यूमर। इसी कॉन्टेक्स्ट में जन्म हुआ था स्कूबी डू शो का, kinda loosely based on influences like the famous 5 novel by Enid Blyton and comics like the Archies. कार्टून क्रिटिक्स का मानना है कि स्कूबी डू के एपिसोड्स काफी फॉर्मुलाइक और रिपीटेटिव होते थे। कहानी अक्सर शुरू होता था विद द गैंग गोइंग समवेयर अपने मैजिक मिस्ट्री वैन में बैठ के। शैगी और स्कूबी पीछे बैठ के बकचोदियां कर रहे होते हैं। फिर इन्हें मिलता है एक कॉल कि कहीं किसी मॉन्स्टर या भूत ने लोगों को डराया हुआ रखा है। I hope this wasn't a wrong weekend for you to come up here. Why is that, Sharon? Well, the last few nights we've been hearing a lot of strange noises. And now it looks like my Uncle Stuart has vanished. Could it have been him that we saw going into that old mansion? You mean the Kingston mansion? Maybe we'd better go up there and see. तो फिर ये वहाँ पहुँचते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। यूजुअली ये 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं। Let's split up and see what we can find out. We'll have to split up. Let's split up and start searching. I know. Let's split up and start searching. Good idea. अक्सर फ्रेड एंड डैफ्नी एक तरफ जाते और स्कूबी, शैगी और वेल्मा दूसरी तरफ। वैसे क्या तुम्हें भी लगता था कि फ्रेड और डैफ्नी के बीच कुछ तो चल ही रहा था? एनीवे, फिर आइदर वेल्मा का चश्मा गुम हो जाता है या फिर डैफ्नी किडनैप हो जाती है या स्कूबी और शैगी को भूत दिख जाता है। फिर एक लंबा सा सीन होता है जिसमें ये सब भागते भागते वापस मिल जाते हैं। फ्रेड एक एलैबोरेट सा प्लान सोचता है भूत को पकड़ने का। Now here's what we're gonna do. वेल्मा को एक इंटरेस्टिंग सुराग मिल जाता है। Hey, look, suitcases. एंड शैगी और स्कूबी को फ्रेड के प्लान के लिए बकरा बनाया जाता है, which they are clearly too afraid to do, but they agree for an exchange of, you guessed it, Scooby snacks. Would you do it for a Scooby snack? I'll give you 1. How about 2, 3, 4?
I'll go. Scooby-Dooby-Doo. बचपन में मुझे ये लगता था कि ये केलॉग्स के चोकोस होते थे। एंड फाइनली आफ्टर अ लंबा सा सीन दे कैच द घोस्ट, Now, throw it. Bombs away. जिसका मुखौटा निकालने के बाद पता चलता है कि ये तो रामू काका थे दिस होल टाइम, जो हमें एक दफा स्टार्टिंग के समय दिखे थे। Well, if you think about it, ये काफी CID जैसा साउंड करता है। Or like Vikral and Gabral meets Shakalaka Boom Boom, meets CID, meets Raja Rancho, meets Krishna Arjun. The reason I think Scooby-Doo बच्चों को इतना पसंद आता है is because ये उनके लिए एक रोड मैप जैसा है to their experience of life. शो के प्रोटैगनिस्ट एक डरावने और अनजाने दुनिया में फंस जाते हैं, just like the kids. लेकिन वो निडर आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी साहस और दोस्ती हमारे लिए एक उदाहरण बनती है अपने जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तमाम वो भूत प्रेत जो कभी डरावने और भयंकर लगते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इंटेलिजेंस के साथ एक्सप्लेन करी जा सकती हैं। हमें डर का सामना डर से नहीं बल्कि होशियारी और जिगर से करना चाहिए। जो ऊपर से कुछ और दिखता है वो अंदर से कुछ और हो सकता है, और अक्सर कोई ऐसा जिसे हमें लगता था कि हम अच्छी से जानते थे। Therefore, ये शो बच्चों को स्केप्टिसिज्म और साइंटिफिक थिंकिंग से इंट्रोड्यूस करता था। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मन एक कोरे कागज जैसा होता है जिसपे सोसाइटी फिर अपने कलम चलाती है, बट साइकोलॉजिस्ट्स ऐसा नहीं मानते। कार्ल युंग, द फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, ने हाइपोथेसाइज किया था कि जिस तरह हमारे फिजिकल बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सर, पेट, कुछ उसी तरह हमारा मन भी बहुत सारे कंपोनेंट से बना है। बचपन से हमारे अंदर कुछ आर्केटाइप्स यानी पर्सनालिटी टेम्पलेट्स होते हैं जो हम जेनेटिकली इनहेरिट करते हैं और उस पे हम अपना पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं। स्कूबी-डू बच्चों को अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कुछ ऐसे आर्केटाइप से इंट्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेड हमारे अंदर का मैस्कुलिन लीडर को दर्शाता है, वो जो पूरे माइंड को आगे लेकर जाता है, वो जो प्लान करता है कि लाइफ में हमें आगे कैसे बढ़ना है। डैफ्नी हमारे अंदर की फेमिनिन इंट्यूशन है और वो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। डैफ्नी ग्रुप के लिए अक्सर अपने आप को रिस्क में भी डालती है और वो अपने इंट्यूशन के बदौलत कुछ ऐसे कंक्लूजन्स पे पहुंचती है जो कि बाकियों के नजर में भी नहीं आता। वेल्मा हमारे अंदर के लॉजिक और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मुश्किल से मुश्किल और डरावने से डरावने सिचुएशन में भी काम और कंट्रोल्ड रह सके। शैगी हमारे अंदर का डर और इनसिक्योरिटी को दिखाता है। एंड फाइनली स्कूबी रिप्रेजेंट्स आवर इनोसेंस इन द स्ट्रेंज वर्ल्ड अमिडस्ट द ह्यूमंस एंड द मॉन्स्टर्स। टुगेदर ये एक बच्चे को उसके माइंड के विभिन्न कंपोनेंट से वाकिफ करते हैं। कुछ ऐसा ही डिपिक्शन हम देख सकते हैं इन द इनक्रेडिबली अंडररेटेड डिज्नी फिल्म इनसाइड आउट, व्हिच आई हाईली रेकमेंड यू वॉच फॉर अ सिंपल इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी। स्कूबी-डू की गैंग हमें अश्योर करती है कि अगर हम अपने मन के सारे गुणों को एक साथ जोड़ लें तो हम जीवन के सारे चैलेंजेस, सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से सामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आई फील द क्रिएटर्स ऑफ स्कूबी-डू डीपली न्यू अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। स्कूबी-डू कई दशकों तक पॉपुलर रहा क्योंकि इसकी अंडरलाइंग थीम्स एंड आर्केटाइप्स इतने यूनिवर्सल थे। ये कहानियां हमें एक इमोशनल जर्नी पे ले चलती हैं, वेयर वी कैन कंबाइन फियर विद लाफ्टर, मिस्ट्री विद वंडर। दिस इज व्हाट मेक्स स्टोरीज लाइक स्कूबी-डू सो टाइमलेस एंड एंड्योरिंग। हमें आज ये सोचना चाहिए कि आज वेडनेसडे जैसे कैरेक्टर्स या वेल्मा जैसे कैरेक्टर्स क्यों वापस रेलेवेंट हो रहे हैं। कुछ ये कहेंगे कि ये तो सिंपल पैसा का खेल है, दीज आर ब्रांड्स एंड उनकी मर्चेंडाइजिंग हो रही है बस, बट I think there's more than what meets the eye. आपको नहीं लगता कि एवरी जनरेशन हैज अ वाइब ऑफ इट्स ओन जिसको उस जनरेशन के पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ कार्टून थियरिस्ट का ये मानना है कि फ्रेड और डैफ्नी अमेरिका के उस ट्रेडिशनल आर्केटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, द आइडियल बॉय एंड द आइडियल गर्ल। इन कॉन्ट्रास्ट शैगी और वेल्मा दूसरे जनरेशन यानी द साइको जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, द वंस हु आर वियर्ड एंड डिफरेंट। वेल्मा को फॉर एग्जांपल एक नर्डी और नॉट कन्वेंशनली ब्यूटीफुल गर्ल जैसा दिखाया गया है, while Shaggy is shown as this lanky झल्ला सा गंजेड़ी लड़का। By doing so, the show is embracing this generational gap so that both older and younger generation feel relatable to the show. आज हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहाँ weird और quirky होना एक cool चीज है, not something to be afraid of. Therefore, it makes sense that characters like Wednesday and Velma, जो तब के weird side characters थे, वो आज full on protagonists बनकर वापस screen में आ रहे हैं। So, in the end, what makes the show so legendary? Well, I think what makes the show so legendary is the fact that its message is so universal. The message for a child that life is an adventure. Monsters आएंगे, तरह तरह के रूप में आएंगे, मगर साहस और अपने मन के सारे इंद्रियों को इंटीग्रेट करके हम उन पे विजय पा सकते हैं।
इस इम्पोर्टेंट मैसेज को हर जनरेशन के वाइब के मुताबिक ढाला जाता है एंड दस द सेम कैरेक्टर्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में और डिफरेंट जनरेशंस में देखे और सराहे जाते हैं। आई फील लकी दैट मैं बचपन में इतने रिच मीनिंग्स के बने शो को एंजॉय कर पाया एंड आई होप द शो कंटिन्यूज टू स्प्रेड इट्स मैजिक इन द फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। ये तो हो गया मेरा एक्सपीरियंस। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारी लाइफ में ऐसे कौन से कार्टून्स थे जिन्होंने तुम्हें शेप किया? कमेंट्स में लिखना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ इंडियन पिक्सेल्स फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। मैं आपसे फिर मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो।